हेलो एंड वेलकम टू महिंद्राज। आप देख रहे हैं एग्जाम पे चर्चा विद मी एंड और स्पेशल गेस्ट रीजनिंग एक्सपर्ट संजीव दीक्षित सर। आज के एग्जाम पे चर्चा का विषय है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, प्रीलिम्स और मेंस। सिमिलरली आईपीएस, आरआरबी, क्लैरिकल, प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट को हम कैसे हैंडल करें, कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, उस पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी तरफ से लाइन अप हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के एंड में, यानी इस वीडियो सेशन के आखिर में हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स की एनालिसिस भी करने वाले हैं, तो प्लीज अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो रीजनिंग को लेकर होता है, सर आरआरबी जैसा एग्जाम, चूंकि एक सेट पैटर्न पे ये एग्जाम चलता है, ज्यादा चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे एग्जाम के लिए रीजनिंग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, अगर प्रीलिम्स को पहले मैं बोलूं, हालांकि हम मेंस के बारे में बात करेंगे, क्लैरिकल या फिर पीओ हो, प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कई बार बच्चे पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं या पहली बार क्लास तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करें इसकी तैयारी को? देखिए, अगर हम तैयारी की बात करें तो प्री लेवल की अगर बात करें आरआरबी की, पीओ हो चाहे क्लर्क की बात करें, हम अगर हम मेनली देखें तो पूरी रीजनिंग जो है मैक्सिमम 6 to 7 और 8 मैक्सिमम चैप्टर है। एक दो चैप्टर को छोड़ दीजिए अगर, तो इन्हीं 6-7 चैप्टर पे ही इंक्लूड होती है। ये प्रीलिम्स को लेकर बात करें, मेंस को लेकर बात करें। मेंस में थोड़ा सा अगर हम पीओ लेवल की बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा इंक्लूड हो जाता है। जी बिल्कुल। बाकी लेवल थोड़ा सा पीओ की अगर बात करें, क्लर्क की प्री की बात करें और पीओ के प्री की बात करें, थोड़ा लेवल में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन चूंकि टाइमिंग 45 मिनट्स है, 80 क्वेश्चंस हैं, तो वो चाहकर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं बना सकते। बिल्कुल, क्योंकि आपको वहां पर स्पीड के साथ एक्यूरेसी की चेकिंग होनी है। करेक्ट है। नॉर्मल एग्जाम में जब मेंस में आप जाते हैं तो स्पीड के साथ पहले एक्यूरेसी की बात की जाती है, स्पीड की बात की जाती है, लेकिन वो बाद में हो जाता है। मतलब 19-20 का अंतर समझ लीजिए ऐसे। अदरवाइज हमारे पास अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या है, आप अगर प्रीवियस एग्जाम, हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन आपने जितने भी बच्चे बैठे हैं उन्होंने प्रीवियस एग्जाम जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आगे से कोई भी एग्जाम दें, हम इसी एग्जाम की बात नहीं करते, किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके 3-4-5 ईयर्स के पीएस पेपर देखेंगे तो आपको ट्रेंड समझ में आएगा, अप्रोच करने का तरीका क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। करेक्ट है। आगे पीछे हो जाता है, टॉपिक ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे हम बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अब उसका एक्सटेंडेड रूप क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई है। अल्फाबेट से रिलेटेड है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन का सेटअप आता है। ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछेंगे, कभी उनके काउंटिंग प्रॉपर नहीं होते, 4 कर लेते हैं, 3 भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है। दूसरे एरिया को टच करने के लिए उसमें कम कर देते हैं। जैसे हम पजल के क्वेश्चन है, हम पजल क्वेश्चन को 5-5 बनाएंगे तो 4 पजल हो जाएंगे। करेक्ट। अगर हम 3-3 क्वेश्चन बनाए तो 5 पजल भी हो सकती है। तो ये कई बार एग्जाम कई बार हो जाता है, तो ये प्लानिंग पे डिपेंड करता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जिसमें हम 5 क्वेश्चन का एक बंच मान लें, ये क्यों पूछा जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी बताएंगे। हालांकि सबसे आसान लगता है, लेकिन कई बार लोगों का सिलेक्शन रुक भी जाता है। उसके पीछे रीजन ये है, हम अगर जो लोग बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको इसके बारे में पता है, जो नहीं तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से कॉशन दे रहे हैं। जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग है, और इसके अलावा इनइक्वालिटी है, एनालिटिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो इन चैप्टर के बारे में हमको पता है कि थोड़ा हमें आंखें बड़ी करके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो एक्स्ट्रा कॉज हो कि कहीं गलत ना हो जाए, या हमें ये इसमें डाउट डाइसी होता है कभी कभी। हालांकि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादा कॉशियस होते हैं। लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज सबसे आसान होती है उसमें हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है एकदम। मतलब हमको लगता है कि सही बताया हमको, जैसे अभी बसंत सर यहाँ पर क्या हुआ, रिलैक्स हुए। जब हम पेपर करते हैं, हमने सिलॉक्स का थोड़ा आंखें बड़ी करके सॉल्व किया, इसके अलावा इनपुट किया, जो भी क्वेश्चन आए। जब अल्फा न्यूमेरिक आता है तो इसमें लगता है यार ये तो गिनना है, काउंटिंग करनी, लेफ्ट से करना है, राइट से करना है। तो हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उंगली भी झटका लेते हैं। पेपर जिन्होंने दिया होगा, हम बता रहे हैं 100% किया होगा, थोड़ा सीटेड भी सेट कर लेते हैं और आप थोड़ा रिलैक्स इधर उधर भी देख लेते हैं, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्यों? साइकोलॉजी है, क्योंकि इसमें पता है कि इसमें थोड़ा टाइम हम ज्यादा दें, क्योंकि 100% मार्क्स सिक्योर हो जाए। जो 100% आ सकते हैं उसमें भी 100% नहीं आए तो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो आप क्या करते हैं, पर यही गलती भी है, यही गलती है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा प्रोसेस के चक्कर में वो टाइम टेकिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 20 सेकंड देना है, 15 सेकंड,
आपने जो भी क्वेश्चन वाइज स्टडी बनाई है उसमें आप देखिए घर पे करके, आज के बाद सोचिएगा कि आप जब इन क्वेश्चन को करते हैं पूरे सेट में बना के, तो इन क्वेश्चन पर आप ज्यादा समय देते हैं इन कंपैरिजन टू। और इसका बेस्ट तरीका है आप ऑनलाइन टेस्ट महिंद्रा इसका चलते हैं, उसमें तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस आता है, कितना टाइम लिया है आपने, वो जरूर तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लिया है। लेकिन अगर आपको आज के बाद ये बात पता होगी तो आप वैसे ही अप्रोच करेंगे जैसे एक्चुअल में करनी चाहिए। और करनी कैसे चाहिए सर? फास्ट करना है, फास्ट करना क्योंकि है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हर बच्चा बनाएगा, हर बच्चा बनाएगा। अब आपको बढ़त कहाँ मिलेगी? बढ़त टाइम से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर आप टाइम बचा ले गए यहाँ पे तो आप दूसरों पे बढ़त बना ले जाएंगे, अन्यथा ये हर कोई करेगा। ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे होंगे, आप केवल इसीलिए क्योंकि सबको पता है ये क्वेश्चन 100% किया जा सकता है। हाँ। और वहीं पर सबसे मेरिट में जो आपकी कमी आएगी वो केवल आएगी टाइम टेकिंग प्रोसेस की वजह से। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस, वो अगर क्वेश्चन आपकी बत्ती जल रही हिंट कर रही है आपको, तो आप कभी ज्यादा समय नहीं देंगे। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होगी उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हो गए। कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ चेंजेस भी आपको लगता है? कोडिंग डिकोडिंग में इस एग्जाम में सेम कोडिंग डिकोडिंग क्या है, मैक्सिमम पैटर्न होते हैं, वही है फर्स्ट से कंपैरिजन करना, लास्ट से कंपैरिजन करना, +1 +2 +3 चल रहा है, स्क्वायर भी चल रहा है, अपोजिट नंबर लिए गए, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन हमारा मानना क्या है, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जितने ज्यादा मेथड आपके सामने से निकलेंगे उतना जल्दी आप कैच कर जल्दी कर पाएंगे। और एक रीजन बताएं, इसका प्रैक्टिस करने का तरीका भी बेस्ट बताएं। जब भी आपके सामने नया क्वेश्चन कभी है तो एक्साइटमेंट में आप उसको सॉल्व करें। उससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए आपको 5 मेथड आते हैं, शुरुआत आपने करी, 5 मेथड आपको पता लग गए, सर ने बता दिए, आपने पढ़ लिए, 5 मेथड आपको पता लग गए। जब कोई नया क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले उन 5 मेथड को ट्राई करते हैं। जब 5 मेथड ट्राई होते हैं तो वो रिवीजन करता है एक तरीके से हमारा। तो आप कोशिश करिए आपके एग्जाम में या आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पीड टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो जब नया क्वेश्चन आएगा तो हमेशा अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि आप पुराने वाले मेथड को रिपीट कर लीजिए, कुछ ऐड करेगा, और फिर इतना रिपीट करने की आपकी हैबिट बन जाती है, आप उसी जगह क्लिक करते हैं जहां पर एक्चुअल में आंसर आता है। बिल्कुल सही बात। ये प्रैक्टिस वाला गेम है, जितने ज्यादा मेथड आपके सामने से निकलेंगे उतना फायदा होगा। अभी कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मल प्रोसेस होता है, 2 से लेकर अगर हम बात करें 3-4 भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोडिंग का एडवांस वाला एक जो एडवांस आता है जिसमें लेटर दिए होते हैं, नंबर दिए होते हैं, सिंबल दिए होते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर कोड बनाए जाते हैं, तो थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है। लेकिन क्लरिकल लेवल पर उम्मीद कम की जाती है ऐसे क्वेश्चन की, पीओ लेवल पर मेंस में पॉसिबिलिटीज इसकी बन सकती है। ठीक है सर। अगला टॉपिक अगर बात करें डायरेक्शन है। 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं। कभी कभी डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं आती है, पजल के रूप में डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। सर 2019 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क मेंस डायरेक्शन डिस्टेंस कोडेड फॉर्मेट में आ गई, एकदम बिल्कुल नया तरीका है। तो डायरेक्शन में आपको लगता है कि इस वाले एग्जाम को अगर देखें तो ऐसा कुछ हो सकता है? इसमें बिल्कुल नहीं होने की संभावनाएं नहीं है। क्योंकि अगर डायरेक्शन में आता है तो देखिए एसबीआई के पेपर में और आईबीपीएस आरआरबी के पेपर में दोनों डिफरेंस होता है। जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि एसबीआई में हमेशा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने आप को स्टेबल कैसे रखते हैं, इसलिए भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर आपने इसको सॉल्व करने के लिए प्रयास किया, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद उस पर पहुंचेंगे, या फिर हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग ऐसी हो कि हम उसको देखते ही सॉल्व करने का प्रयास करें, टाइम को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए आपने देखा होगा इस एसबीआई में टाइम आपकी एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है, स्पीड बहुत मैटर नहीं करती है। हम इसको नहीं कहेंगे स्पीड मैटर नहीं करती है इन कंपेरिजन टू एक्यूरेसी। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आएगा बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं तो 3 सवाल तक, लेकिन वो पजल के पॉइंट वाले जो पजल के फॉर्मेट में हो सकते हैं। पॉइंट वाले ऐसे ये नॉर्थ में, इसके साउथ में है ये पॉइंट। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से लेकर 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन नॉर्मल रूटीन में इंडिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर पजल के फॉर्मेट में भी आ सकता है, फैमिली ट्री बन सकता है, या फिर कोडेड फॉर्मेट में आते हैं ना, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं है, मेंस के हिसाब से हो सकते हैं, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट है। तो इस तरीके से चीजें हो सकती है। इसके 1 से लेकर 3 सवाल। 1 से लेकर 3, और बाकी अगर बात करें रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, अदरवाइज किसी से अच्छा सर, वो जो अनसर्टेन नंबर ऑफ सिटिंग पर्सन का आता है, कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट है, पर वो रैंकिंग से लिंक्ड है? वो ऑलमोस्ट मानिए कि देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में हमारी साइकोलॉजी बनी है, सर्किल बना होगा,
तो दिमाग में आता है, अदरवाइज लीनियर भी आते हैं, तो लीनियर को कनेक्ट किया जा सकता है रैंकिंग से, लेकिन उसका पोर्शन बहुत मिनिमाइज हो जाता है। नहीं, जिसमें अनसर्टेन, जिसमें पता नहीं होता कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे, बताया नहीं जाता हाँ। आपको निकालना होता है, ये इसके इधर से 7th है, तो आपस में कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये कहें तो है पजल का ही पार्ट वो भी। अच्छा, लेकिन रैंकिंग से स्पेसिफिकली अगर देखें तो बहुत लंबे समय तक क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन फिर क्या हुआ, अभी 2021 का एक पेपर था आईबीपीएस के ही पेपर में, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन रैंकिंग का आया, प्योर रैंकिंग का क्वेश्चन। तो उसका मतलब रैंकिंग से चांसेस बनते हैं? चांसेस देखिए बहुत ज्यादा, हमने बताया ना, 1 से 2 क्वेश्चन से ज्यादा इसमें चांसेस नहीं बनेंगे। इसके अलावा बंच की अगर बात करेंगे तो इनइक्वालिटी एनालिटिकलिज्म में करा जाते हैं। पजल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। पजल तो हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 50% पोर्शन पजल से रिलेटेड ही है, ये मान के चलिए आप, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें सभी लोग बराबर से खड़े हो जाते हैं, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस करी उसकी अप्रोच स्ट्रांग हो जाती है। तो 40 में से 20 से 25 सवाल हम पजल मान के चलिए, करीब करीब 50%, ऑलमोस्ट 50% पजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। अभी लास्ट ईयर का हम लोग एनालिसिस हाल देखेंगे। हाँ, अभी देखेंगे। और इसके अलावा जैसे आपने कहा पजल, डेटा सफिशिएंसी एक होता है, जो वर्बल के टॉपिक जितने भी आपने बताए हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इन सब इनफैक्ट पजल को भी लेकर आता है, उसमें फॉर्मेट ही होता है क्वेश्चन का। डेटा सफिशिएंसी एक तरीके से बोला जाए तो जिन क्वेश्चंस को हम नहीं पूछ पाए, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिन क्वेश्चन को, टॉपिक को वो सिंगल लाइनर में नहीं ले पाए, कई बार डेटा सफिशिएंसी में उसको ले लिया जाता है। पर ये प्रीलिम्स के लिए है क्या? प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अप्रोच होती है। पीओ की बात करें, क्लर्क में पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, पीओ में अगर आप बात करें तो मेंस की बात कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया, इसमें ऐसे पोर्शन प्री में पूछे जाते हैं जिसमें क्विक डिसीजन लेते हुए अप्रोच हो जाए, मतलब आपकी लर्निंग पर पूरा बेस होता है, बहुत ज्यादा आईक्यू नहीं लगाना पड़ता है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन किए जाते हैं। तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो आपका पोर्शन हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा सफिशिएंसी, हमने जैसे बात कर रहे थे, तो डेटा सफिशिएंसी अक्सर अगर साइकोलॉजी की बात करें इसलिए पूछा जाता है, जो आपके वर्बल रीजनिंग में चैप्टर नहीं ले पाए वो उसको डेटा सफिशिएंसी से मैच कर दिया जाता है, ताकि वो चैप्टर भी इंक्लूड हो जाते हैं और एक तरीके के नए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा प्रोसेस होता है। चलिए सर, इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग में अप्रोच हो जाती है। एनालिटिकल में तो मशीन कोड का सर रोल प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में होता है, वो भी पीओ लेवल पर अप्रोच किया जाता है। हाँ, और बाकी इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन का सेट, 4 से 5 मतलब मोस्टली 5 क्वेश्चन का सेट होता है। हाँ, वो चेंज इसमें चूंकि 40 क्वेश्चन है, हाँ, तो बहुत ज्यादा 5 क्वेश्चन इसमें देखिए। प्री में कोशिश यही होती है 100% प्री में अटैच हो जाता है, इनइक्वालिटी आ जाता है। हाँ, पीओ की बात करें, मेंस में, क्लर्क में आ जाता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन इनइक्वालिटी ऐसा है कि इसमें आसानी से अप्रोच किया, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, सिंगल लाइन होता है और तेजी से बन भी सकता है। हाँ। सर, एक जो अभी पूरे में जैसे आपने बोला कि 50% तो पजल को लेकर जाएगा, ये पजल चूंकि अब हमारे पास बच्चे के लिए दो सवाल मेरे रहेंगे। एक सवाल ये रहेगा, जब हम पेपर करने जा रहे हैं, मान लीजिए अभी हम केवल प्रीलिम्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो अगर हम क्लर्क या पीओ के प्रीलिम्स में पेपर देने जा रहे हैं, तो क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि भाई पहले जो हमें 20-25 सवाल पजल के मिलेंगे हम उसको अटेंड करेंगे, या फिर इसके अलावा हमें वो कोडिंग डिकोडिंग भी आ रही है, मेरे को मालूम है कि वो बना लूंगा, फिर मुझे पता है कि बाकी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस भी बन जाती है मुझसे, वो भी बनाऊंगा, तो ये टॉपिक्स पहले लेके खत्म करके फिर हम पजल पे जाएं, या फिर पजल पे ही पहले जो जैसा मिले वैसे करते हैं? क्या स्टडी होगी? तरीका तो होना चाहिए, लेकिन आरआरबी की अगर हम बात करें ना जी, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप किसी क्वेश्चन को करें और बाद में करें या अभी ना करें, करना सब है। करना तो सभी, मान के तो ये चलिए। अगर प्रीलिम्स की स्पेशली बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन ही होता तो 80 क्वेश्चन में लोग अगर कट ऑफ की बात करें 77, 78, 75, 76 कट ऑफ जाता, आप बताओ कैसे चॉइस करोगे आप? पहले तो यही भेजना है आपको कि हमें सब करना है, कोई और अब आप इसमें अगर आप ये सोचो कि हम स्ट्रेटजी बना लें, ये उसके लिए है जब आप आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर दें, एसबीआई का दें, तो प्लानिंग बनाइए आप। इसमें प्लानिंग नहीं, इसमें तो काम करना ही है। इसमें सब सारे क्वेश्चन करने के लिए ही आप अपने आप को तैयार करिए। सर, टाइम कितना, मतलब सब्जेक्टिव टाइम अगर मैं बोलूं कि प्रीलिम्स के लिए हम इतना टाइम देना चाह रहे हैं, मेंस मतलब जो मैथ्स के लिए, चूंकि कंपोजिट टाइम है, तो मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है, प्रीलिम्स का अभी केवल बात कर रहे हैं। सही बताएं तो हम क्या टाइमिंग डिसाइड हमने ऐसे बच्चों को भी देखा है, कैंडिडेट को देखा, नॉर्मल कैंडिडेट ऐसा नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने से लग के तैयारी किया और पेपर को रिपीट करने के प्रोसेस पे भी आ गए। ये हमारे सामने की बात है, हम बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, कई बार क्लास में जाते हैं, स्पीड टेस्ट की परफॉर्मेंस लोगों की देखते हैं,
तो इससे देखा रिपीट करने, इसका मतलब आपका कंपटीशन उन लोगों से है। तो अगर उन लोगों से कंपटीशन है और वो रिपीट करने के प्रोसेस, तो लेवल तो आसान है, ऐसा नहीं कह सकते वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लेवल आसान है, हमने मेहनत शायद कम की है। तो आप मान के चलिए यहां पर सभी लोग बराबर खड़े हैं, तो हमको ये मानना है 45 मिनट अगर हैं तो आप कोशिश करिए, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो मैथ्स में समय बचा के रीजनिंग में लगाइए, और रीजनिंग बहुत अच्छी है तो रीजनिंग का समय बचा के मैथ्स में लगाइए। अब इसके लिए लगाना क्या है, इसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं, आपको पूरा पेपर करना है। पहली तो कंडीशन ये मान के ये चलिए, पहले तो जब पूरा पेपर करना है तो कंपोजिट टाइमिंग रही क्या है, वो तो पूरा हो गया ना, वो पूरा करना है, पूरा करना है। अब अनफॉर्चुनेटली एक आध क्वेश्चन कोई छूट गया, या एक आध कोई क्वेश्चन गलत हो गया, बस इतने ही की गुंजाइश है आपके पास। सर कुल मिला के तो प्रीलिम्स की एक ही स्ट्रेटजी है कि हमें 80 में से 80 लगा के आने, कोशिश यही करनी है। अभी देखो, अगर हम आपसे कहेंगे, हम अपने बात करें हाई स्कूल में, हमने सोचा मेरे आएंगे 70% एग्जाम्पल के लिए, तो हमारे आए 60%। अगर हम पहले ही सोच के चलेंगे 75 कर लेंगे जी, तो हम 70 के आसपास पहुंच जाएंगे। तब तो हमारी वहां पर लड़ाई हो जाएगी ना। तो ऐसे कंपटीशन क्यों बढ़ाना, हमें तो मान के चलना, हमें पूरा करना है, क्योंकि और लोग पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमें पूरा करने के लिए प्रयास करना है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, कुछ लोग हमसे पूछते भी हैं, आप लोगों ने या किसी ने भी पूछा है कि टाइम कितना देना चाहिए पढ़ाई के लिए। हम तो कह रहे हैं, अगर है सिलेक्शन लेना है तो खाने, सोने और थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए हम जरूर कहेंगे 2-4 हटा दो, बाकी सब पढ़ाई है। ही क्या 60 ईयर्स तक अगर आपको सिक्योर कर रहा है कोई जॉब, तो 2-4-6 महीने तपस्या कर लो, जिंदगी भर सोना, आराम से जब चाहो तब सोना। क्या बात सर। तो अब एक सर सवाल और था इसी में, पजल को लेकर ही था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे पजल को लेकर के उसकी तैयारी को लेकर भी समस्या है, क्योंकि बना रहे हैं नहीं बन रहा है, सॉल्व कर रहे हैं नहीं सॉल्व हो रहा है, डर एक जो भय वाली बात है वो तो बनी रहती है परमानेंट कैंडिडेट्स के, और एग्जाम में जाके और चोक कर जाता है दिमाग। पजल देखते, अब जैसे हम पेपर में बैठे, पहला ही सेट पजल का ही पहला 5 क्वेश्चन दिखे, अब हम 5 स्किप करना पड़ गया हमको, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, 5 क्वेश्चन तो छूट गया। अब अगले जो मिले वो भी ऐसे ही मिले जिसमें फिर दिमाग दौड़ाना है, अब क्या करें। तो इसमें स्ट्रेटजी मैटर करेगी या फिर? देखो, हमने पहले बता दिया आपको, पेपर तो पूरा सॉल्व करना है, स्ट्रेटजी खत्म, कोई ऑप्शन नहीं बेटा। अगर आपको वाकई सिलेक्शन लेना है जी, देखो, अगर आप यहाँ ये ले रहे हो कि इस साल करेंगे तो देखेंगे क्या हुआ, अगले साल प्लानिंग, अगर मान लो 5 ईयर्स प्लानिंग, जैसे पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, बंद हो गई अब, तो अगर इस तरह की योजना है तो कोई गलत बात, ये गलत हम कहेंगे, ऐसा नहीं करना, और कोई बच्चा करना नहीं चाहता। लेकिन अपने आप से, अगर आपको वाकई भुलावे में नहीं रखना है आपको, हम इस कंपटीशन को बीट करेंगे तो हमें करना ही करना है, एनी हाउ करना है। तो फिर ये मान के चलिए आप सारे पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव क्या है कि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है जिसमें आपको बहुत परेशानी हो। अगर आप 2 महीने भी लग के इसी के बारे में केवल दिन भर विचार करते हैं, काम करते हैं, तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। सही है सर। तो इसलिए पेपर सॉल्व करना ही करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। अब चाहे पजल आए, चाहे कोडिंग डिकोडिंग आए, हमें अप्रोच करके ही बढ़ना है बस। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है, लड़ाई करनी है, तो अगर हमें अगली स्टेज पे जाना है, वीडियो गेम खेलते हैं कई लोग, तो आप बताओ कोई ऑप्शन होता है इसमें? जब तक सारे नहीं मारोगे तब तक नहीं क्रॉस कर सकते, तो वैसे करना ही पड़ेगा। सारे मारने, सारे क्वेश्चन, तभी आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेंगे, और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जैसे सर का कहना बिल्कुल सही बात है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बनाने ही बनाने, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कट ऑफ को देखते हुए तो फिलहाल यही लगता है भाई, हम ज्यादा टारगेट आपका ये होना चाहिए, 1-2 छूट गया नहीं, छूट गया, लेकिन हम अगर सेटिस्फेक्शन की बात करें, जैसे कुछ बच्चों को लगेगा सर ये क्या बात बता दिया आपने, सब सॉल्व करें, डिमोटिवेट कर दिया आपने, तो सेटिस्फेक्शन अगर चाहिए तो हम कहेंगे चलो ठीक है, आप 70 तक पहुंच जाओ, 75 तक पहुंच जाओ, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो अप्रोच ये होनी चाहिए। जब आप 100% अप्रोच करोगे तो कहीं गुंजाइश। सर कट ऑफ देखते हुए तो यही लग रहा है कि भाई, मैंने देखे सर 77, लास्ट ईयर यूपी में जो कट ऑफ था वो 76.5 था। बताइए आपके पास ऑप्शन क्या रह गया? कुछ नहीं। इसका मतलब ये बॉटम लाइन वाला था। हाँ, कट ऑफ में ये बॉटम लाइन वाला था, ऊपर की लिस्ट नहीं बताई उन्होंने, ये लोअर। सही कह रहे हैं। अब इसके नीचे वाले सब छटे हुए हैं, सब तो छटे हुए हैं। ऊपर पता करिए अगर किसी से कि 80 में 80 कितने लोग सही किए, तो पता लगेगा कितने लोग निकल गए। सही कह रहे हैं। तो इसलिए आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, पॉजिटिवली। अच्छा, पजल को फिर प्रैक्टिस के लिए क्या लाइन खींचेंगे आप? पजल की प्रैक्टिस का देखो बेटा तरीका हम बताएं। अगर ये क्या होता है कि पजल प्रैक्टिस से ही आती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब पजल की प्रैक्टिस क्या है, हम लोग डेली लाइफ में हम शुरुआत जब करें तो बिल्कुल बेसिक लेवल के पजल स्टार्ट करें। ठीक है। पहले ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पजल सॉल्व कर लेते हैं जी। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेवल क्रॉस आप नहीं कर सकते। तो पहला कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है?
जब भी पजल आएगी तो सबसे पहले तो पजल की प्लानिंग ये है, जो भी पजल आएगी हम ही को सॉल्व करनी है। एक बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो, 5 बार में हो, 10 बार में। शुरुआती स्टेज की बात कर रहे हैं। 2-4 बारी आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर प्रैक्टिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब पजल में इंटरनली जाते हैं तो अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, प्लानिंग होती है। और ये प्लानिंग एक दिन में नहीं आती। एक दिन का मतलब ये है कि हम सोचे हर बार नया होगा। आपको पता आरआरबी में चाहे कलर की बात करें, प्री की या पीओ की बात करें, पेपर जो लेवल होता है पजल का वो आसान होता है। पूरा जैसे 7 पर्सन है, सर्किल में बैठे हुए हैं, फ्लोर में हैं, या कोई बॉक्स बना हुआ है, ये थोड़ा एक्सटेंडेड पजल हो जाती है, लेकिन फिर भी आसान लेवल की पजल आएंगे। लाइन में बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, अरे यार ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है। पजल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लगना चाहिए क्वेश्चन कभी लगाया है। हाँ, तो वो फील, मतलब कंफर्ट वाली फील और ये कब आएगा, जब 100 पजल लगा चुके होगे, 200 पजल लगा चुके होगे, तो उसी से घूम घूम के तो आएगा। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे बच्चों का रहता है कि पजल को बार बार पढ़नी पड़ती है, तो बड़ा समय उसमें बहुत ज्यादा किल हो जाता है। नहीं, पजल ज्यादा टाइम लगता है, तो क्या ही सबसे बेस्ट ये है कि पजल को कभी दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बेसिक रूल ये है। अब वो कैसे पॉसिबल है, अब आप कहेंगे हम कैसे पढ़ लेंगे, रटेंगे कहाँ से, हम रट तो पाएंगे नहीं। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जब भी पजल का कोई भी स्टेटमेंट शुरू करते हैं तो प्लानिंग आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे चूंकि 7 स्टेटमेंट है, 8 स्टेटमेंट है, या तो पॉसिबल कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं। ठीक है। और नोट्स ऐसी जगह बनाए जहां पर आप अपनी कॉपी में, रफ कॉपी जहां काम करते हैं वहीं सामने हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई सामान अगर पूरा, मान लीजिए आपको कभी कहीं टूर पे जाना है, तो आपके मदर फादर की पैकिंग करने का तरीका देखिएगा। क्या करते हैं वो, पहले सारा सामान एक जगह कमरों से लाके एक जगह इकट्ठा करते हैं, फ्रेम में, आई फ्रेम में। अब चूंकि दिखने लगा है तो पता लगा यार ये ना छूट जाएगा, टूथपेस्ट ना छूट जाए, ब्रश ना छूट जाए, ये हमारी स्लीपर ना छूट जाए। तो पहले सारा सामान एक जगह इकट्ठा करती मम्मी आपकी, फादर आपके, फिर देखते हैं दूर से देख के, फिर कौन कौन सामान ये उठाते पिक करते हैं, और ये लगता है 2 बार हो चुका है, इसको हटा देते हैं। जस्ट आपका जैसे जिंदगी में, लाइफ में हमारे पेरेंट्स हम करते हैं, वही पजल है। जब सामने अगर आपको रखा होगा सारे इंस्ट्रूमेंट, तो आप जिस इंस्ट्रूमेंट जहां लगाना चाहोगे लगा दोगे। अगर इंस्ट्रूमेंट सामने नहीं होंगे, जैसा कि आपने पैकिंग करने की बात करी, दूसरे कमरे में जाओगे तो वहां का सामान तो ले आओगे, इस कमरे का सामान भूल जाएगा। सही कहा। तो यही पजल होती है, यही पजल है प्रैक्टिकल लाइफ में, यही पजल होती है। सही बात सर। बैंक में काम कर रहे हैं आप ऑफिसर हैं, आप मैनेजर हो गए वहां पर, 5, 7, 8, 9 लोगों का स्टाफ है, 2 लोग नहीं आए, काम तो रुकेगा नहीं। अब आप पजल लगाते हैं, इसको यहाँ कर दें आधे टाइम के लिए, 2 घंटे का काम क्लियरिंग का है, तो क्लियरिंग वाला काम यहाँ हो जाएगा, इसके बाद इसको चेक पे लगा देंगे, उसको ओडी पे लगा देंगे। इस तरह से प्लानिंग करते हैं, वही पजल है। तो हमारा कहना है, कोई भी पजल जब आप सॉल्व करें तो कोई भी स्टेटमेंट दोबारा नहीं पढ़ना। जैसे एक मेंटोस का ऐड आता था, दोबारा मत पूछना, वो घंटा भी मार देता था, इस तरह से करता, दोबारा मत पूछना। ये एडवर्टीजमेंट आपको लाइफ में हमेशा याद करना है जब पजल करनी है जी। दोबारा मत पढ़ना, एक स्टेटमेंट पढ़ लें, बस यही प्लानिंग करते करते आपके अंदर हैबिट बन जाएगी कि जब हम पढ़ते हैं तो लिखते जरूर हैं। ये हैबिट में आने लगेगा। आपने पढ़ा, इसका मतलब आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बता दिया, क्योंकि इतनी बार पजल लगा चुके हो, सबकॉन्शियस माइंड बताता है कि जब पढ़ा होगा तो लिखा जरूर होगा हमने। क्योंकि गलती कहां होती है, पढ़ते तो हैं, लिखते 100% नहीं है, तो मिसमैच होता है, फिर वहां पर हौच पौच हो जाता है। सर ने तो पढ़िए जितना उतना ही लिखिए, लेकिन प्रिसाइज लैंग्वेज में। ऐसा नहीं कि पूरा लैंग्वेज सजा के लिखनी, कोडिंग पूरी पजल पूरी लिख दी कोडेड फॉर्म में, कोड में लिखना है। जैसे दिनेश को लिखना है तो डी लिख दिया, मुकेश लिखना है तो एम लिख दिया। अब दिनेश है, दिलीप है और दीपा है। अब आप प्लानिंग वहां तो नहीं बना सकते ना। हमने भी क्यों बताया ये, क्योंकि हमने इसके पहले 50 बार पजल सॉल्व करी, दिनेश, दिलीप और दीपा से रिलेटेड। तो दिनेश के लिए डीआई लिख दिया, दिलीप के लिए डीएल लिख दिया, और दीपा के लिए डीपी लिख दिया। तो हमको ये ऐसा बार बार देखो रिकॉल कर, ये डीपी का मतलब दीपा है, अच्छा ये हमको याद करा देता है कि देखो ये दिलीप का इसमें स्टेटमेंट मत अंदर डाल देना, ये दीपा के लिए जोड़ना है आपको, ये इससे रिलेटेड नहीं है उसको भी लिखना है। क्योंकि आप लिखा दीपा जो है बेंगलोर नहीं जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो दीपा लिखने के बाद डीपी सामने बेंगलोर का बी क्रॉस। अब ये बता रहा है, दीपा का कंफ्यूजन कहीं आएगा, अगर कोई बेंगलोर दिखाई दे रहा है आपको, यहां बेंगलोर नहीं हो सकता है, या बेंगलोर यहां होगा, इसका मतलब वहां दीपा नहीं होगी। ये लिखने से ही पता लगा, याद नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना नहीं है,
जो भी स्टेटमेंट है कोडेड फॉर्मेट में, क्योंकि जितना कम समय लिखने के लिए दोगे शॉर्ट हैंड उतना फायदा करेगा। शॉर्ट हैंड कर सकते हो, लेकिन ऐसा शॉर्ट मत कर देना कि वहीं कंफ्यूजन बगल वाले से पूछना पड़े क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं करना, उतना शॉर्ट करना कि आप एटलीस्ट समझ पाए। जी, बातों बातों में सर ने पजल को सॉल्व करने का सीरियसली बहुत अच्छी बात बताई है। पजल में आई फ्रेम के अंदर सब कुछ रखना है, अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट में या जो भी जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशंस को अलाइन करें पेपर पे, रफ वर्क करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और जितना ये करेंगे जितनी बार बेहतर, जितनी बार आप ये करेंगे उतना बेहतर। और फिर जब सारे पुर्जे, जैसा सर का कहना है कि सारे पुर्जे एक जगह आपके सामने हो, तो कौन कहाँ सेट होगा वो आपका दिमाग अपने आप चलता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा पजल कब बन गई। यही हैबिट है, यही हैबिट चाहिए। बिल्कुल सही, और ये हैबिट में लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम बात करेंगे सर मेंस को लेकर। चलिए, प्रीलिम्स की स्टडी तो हमने मान ली, 80 करने हैं तो करने भाई, हमारा टारगेट वही है, कुछ और सोच नहीं, तो कोई सवाल होगा अपने को करना ही करना है। बाकी जब हम मेंस में आते हैं तो अब मेंस तो सिलेक्शन बेस्ड है कि भाई आपको डिसीजन मेकिंग भी है, आपका चुनाव भी करना है, भाई ये क्वेश्चन मेरे को करना है, ये मुझसे नहीं होता, ये मुझे छोड़ना है, समय न बर्बाद हो, ये ध्यान में रखते हुए। तो तब अगर पजल होगी तब हम कैसे डिसीजन लेंगे? देखिए, अगर हम मेंस की बात करें तो लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा एक लेवल को हार्ड, जैसे पजल को अगर हम टफ करना चाहें, हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं। 7 लोग हैं, 7 शहर में रहते हैं, ये हुआ प्री लेवल का पजल। इसको थोड़ा अगर वेरिएशन को बढ़ाना चाहें, 7 लोग हैं, 7 शहर में रहते हैं और 7 कलर की कार उनके पास है, ये वेरिएशन और बढ़ गया, यानी कि अब 3 वेरिएशन हो गए। और उसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की, अब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी बढ़ा दें, और अभी हमने कहा कार बताया, इसमें कलर भी अगर जोड़ देते हैं तो और टफ हो गया। भाई इतना ही चेंज आता है। बाकी तो ये तो अभ्यास, फिर वही बात, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ABCD आती है तो आप सारे वर्ड जानते हैं ना, वो क्या बना लेते हैं, सीख लेते हैं, सेंटेंस में बनाना सीख गए। हम ये सोच कर अगर अप्रोच करते हैं कि हम डायरेक्ट पजल सीखने लगेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम बेसिक को छोटे छोटे टारगेट बना के अप्रोच करें। बिल्कुल 100% आपका टारगेट अचीव होगा, कोई रहने का मतलब सोचने की बात ही नहीं। आप जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने देखे, चाहे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, डेटा सफिशिएंसी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनके अलावा मशीन इनपुट और एक लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 ऐसे हैं जो जनरली मेंस में, इनफैक्ट DS भी हम ले लेंगे वर्बल के पार्ट पे, मेंस में जनरली सर ये पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी, जैसे कोडिंग में तो आपने बता दिया था कि अलग टाइप की जो कोडिंग आती है, जो लॉजिक बेस्ड कोडिंग आजकल चल रही है, सब्स्टिट्यूशन वाली, एडवांस कोडिंग कहते हैं उसको, तो वो वाली कोडिंग के लिए तो आपको प्रैक्टिस फिर भी वहां पे भी वही चीज, उसके भी लिमिटेड मेथड है। आप सही बताएं, सही कह रहे सर। आप अगर पेपर केवल प्रीवियस पेपर के 5-6 साल के, जहां पर केवल कोडिंग डिकोडिंग के एक्सटेंडेड एडवांस फॉर्मेट दिए हैं, उसके क्वेश्चन केवल लगा लो ना, 10, 12, 15 ज्यादा स्टेप मिलेंगे ही नहीं आपको, उसी में घूम जाती है पूरी सिस्टम। लेकिन लोग डर के उसको इस्तेमाल नहीं करते, डरते कि इसमें क्या चलेगा, साइकोलॉजी बना लेते हैं जी। वही पैटर्न रिपीट होना है, 100% बता रहे हैं आपको सर। मशीन इनपुट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के जितने तरीके के फॉर्मेट होते हैं, जितने तरीके के मेथड बन सकते हैं, मशीन इनपुट का एक लंबा पार्ट हो गया, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट होता है, शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग तो दूर से क्लियर हो जाती है, कैसे अप्रोच होती है। अरेंजमेंट कोडिंग डिकोडिंग मान लीजिए एज इट इज, क्योंकि उसमें फर्स्ट लेटर को बेस बनाया गया, अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज किया गया, फर्स्ट को, लास्ट को, बीच वाले को, वॉवेल को, कॉन्सोनेंट को, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म किया, सबके नंबर के सम को, लेटर जो दिए उनका सम कर दिया। उसमें भी लिमिटेड मेथड है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई RRB के किसी भी पेपर में, चाहे क्लर्क की प्री और मेंस की बात करें, चाहे PO की प्री और मेंस की बात करें, कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो आप नहीं समझ सकते। प्रैक्टिस करिए, सारे टॉपिक प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे ही सारा डिपेंड करता है। आपको पता है ये 80 क्वेश्चन आप पहले दिन जब लगाएंगे, हो सकता है आपके क्वेश्चन 10 छूट जाए, 15 छूट जाए, 20 छूट जाए, लेकिन जब प्रैक्टिस करते करते ऐसी पोजीशन पे आप आएंगे एग्जाम के टाइम पे या उसके पहले कि आपके ऑलमोस्ट 80 अटेम्प्ट होने लगेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी डिफिकल्टी लेवल है नहीं कि आप अप्रोच नहीं कर सकते। सर अब एक सवाल है जो लास्ट मेरा क्वेश्चन भी है, और फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस देखेंगे कि पिछले वर्षों में किस तरीके से क्या किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। ये कि
जो लॉजिकल पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग, जैसे स्टेटमेंट, असम्पशन, आर्ग्यूमेंट हुआ, इन्फरेंस हुआ, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये टॉपिक सर जनरली इसमें एक्यूरेट, चूंकि ना कोई रूल ना कोई फॉर्मूला, और आपका थॉट कैसा चल रहा है, मेरा थॉट कैसा चल रहा है, आप अपने थॉट के हिसाब से आंसर मार्क करके चले गए, और मैं एग्जामिनर हूं, मैंने अपने हिसाब से चेक किया उसको, तो एक्यूरेसी मिसमैच होने लगती है, ऐसा जनरली लोगों का मानना है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लॉजिकल में एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है, और वो क्या है, कैसे वो आएगा? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, मुझे लगता है 10 क्वेश्चन तक मेंस में 5 से 10 हो जाता है। और ये केवल यहीं के लिए नहीं है, आप IBPS PO मेंस की बात करेंगे, लेवल बढ़ता ही जाता है, की बात करेंगे, बिल्कुल एक्सटेंडेड SBI में तो सर रहता ही रहता है, कुछ भी हो 10 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। लॉजिकल की अगर हम स्पेशली बात करें तो अगर हम उसको अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं तो शायद सोचना गलत होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अंदर एक साइकोलॉजी होती है कि हम एग्जाम की तैयारी करना है जी। जब हम ये सोचते हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रेशर एक बिल्ट हो जाता है हमारे ऊपर, हमको लगता है यार ये उसको पढ़ना लॉजिकल है, एजम्पशन करना है, हम दूसरे की बात को कैसे समझ सकते हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया तो उसके पीछे उसने क्या सोचा, तो हम ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति को क्या सोच रहा है हमें क्या पता। और सर दैनिक जीवन में तो हम डेली ये काम करते हैं भाई, क्या सोच के इसने बोला होगा, हम बैठे मंथन कर रहे होते हैं अगले की बात। सही बात। कुछ देखिए हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ ऐसी बात आपको बोले, अरे आपको अभी डायरेक्टर साहब ने बुलाया, याद किया है, बड़े गुस्से में थे। अब इतना हम अगर आपसे बोलेंगे तो आप क्या सोचेंगे? सर का ये कहने का मतलब है डायरेक्टर साहब ने बुलाया हमको अभी और वो बड़े गुस्से में है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया होगा हमने, इसका मतलब इनके दिमाग में क्यों आया स्टेटमेंट, शुरू कर दिया ना एजम्पशन। आप भी बताओ कौन सा टॉपिक हम पढ़ने की बात कर रहे हैं। एजम्पशन का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट, उसके पीछे उसका एक हिंट क्या है, मतलब उसने क्या सोचकर स्टेटमेंट दिया होगा, ये सारे एजम्पशन है। कौन नहीं करता जीवन में? जीवन में हर समय हम लोग लाइफ में इनफैक्ट हमेशा करते हैं, लेकिन जिस दिन इसको पढ़ने जाओगे तो नहा धो के टीका और ये सब बना के जाओगे तो क्या सोचोगे? तकलीफ होगी ना। हम तो कहते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, इंस्टीट्यूट में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई अगर बच्चा मिठाई लेके आ जाए तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? सब चलिए आप बताइए, आप भी सोचिए कि अगर कोई एक स्टूडेंट इसी स्टूडियो में मिठाई लेके आए तो स्टूडियो में हो सकता है लोगों को लगे कुछ बनाया जा रहा हो, खेल किया जा रहा हो, कुछ दिमाग चल सकता है। अगर इंस्टीट्यूट में कोई मिठाई लेके आता है स्टूडेंट तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या जाता है? वही कि सिलेक्ट हुआ होगा शायद। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे बोला बसंत से, ये 100% नहीं बोल सकते कि उसका सिलेक्शन हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? शायद उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा ये बताओ बसंत सर, आपने ये क्यों नहीं बोला कि शायद उसने नई गाड़ी खरीदी हो? हाँ बिल्कुल सोच सकते थे ना, पर आपने एक शब्द स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट जोड़ा और फरमाइशें देखी, कहाँ बांट रहा है वो देख रहा है इंस्टीट्यूट में, पढ़ाई का इंस्टीट्यूट है, वहां मिठाई लेके कोई स्टूडेंट है, तो दिमाग में आके शायद इसका सिलेक्शन हो गया। इसी तरीके से जब आपका विजन, यानी कि जब आप एब्जॉर्ब करने की क्षमता ऐसी कर लेते हैं, तब आपके अंदर वो पावर आ जाती है कि आप असम्पशन बेस्ट करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात। जितने भी लोग पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, सारे लोग, अच्छा बताओ, कई बार अपने फादर की शक्ल देखकर आपको समझ में आ जाता है कि आज डिमांड करनी है पैसे की या नहीं करनी, करते को नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल सर। पैसे की डिमांड करने के लिए आप फादर की शक्ल देख लेते हैं, क्या बोला, असम्पशन लगा लेते हैं, पूरा असम्पशन लगा। आज मत बोलना, नहीं तो पुराने भी सारे पहलू हमारे बाहर आ जाएंगे। वो भी नॉन वर्बल में असम्पशन, यहाँ तो शब्द लिखे मिलेंगे, यहाँ तो शब्द लिखे मिलेंगे। आप तो अपने फादर मदर को देख के बता देते हैं, अब इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल दें आपको? तो डेली आप ये बताइए, एडवर्टीजमेंट होता है कि मात्र 90 घंटे में अंग्रेजी सीखिए, पर्पस क्या है इसके पीछे? 90 घंटे, इसका मतलब लोगों को जल्दी सीखना, तो इसलिए 90 घंटे लिखा गया। हालांकि जब वहां जाते हैं तो क्या लिखा होता है? हर दिन 1 घंटा, यानी 3 महीने का कोर्स है। लेकिन 3 महीने से लोग आ नहीं रहे थे आपके पास, 90 घंटे लिखने के बाद लोग आने लगे। ये एडवर्टीजमेंट जितने पूरे वर्ल्ड में होते हैं, ये सारे एजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। तो कौन सा आप पढ़ने जा रहे हो इसमें? डेली लाइफ में कर रहे हो भाई, इसको डेली लाइफ की तरह एंजॉय करोगे जब ना, तो अगर हम फ्रेम बना लेंगे कि ये सवाल है और जवाब, बस तो वहीं आपको तकलीफ हो जाएगी। कोर्स ऑफ एक्शन है। अब आप बताइए, यहाँ जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए हैं, क्या इनके जीवन में कभी किसी ने इनसे मदद नहीं मांगी होगी, या इन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी होगी? जब मदद मांगने की बात आती है, वो कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। यानी कि कभी कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेस्ट कौन देता है? आपकी फैमिली में आपके फादर, आपके मदर,
आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी सिस्टर। तो जिस दिन आपकी सोच ऐसी डेवलप हो जाएगी, जब आप पूरे परिवार को लेकर चलने लगेंगे, तो आपके कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर अपने आप को मानिए तो देश के लिए अच्छे डिसीजन, अगर प्रेसिडेंट मानिए तो देश के लिए अच्छे डिसीजन, अगर आप चीफ मिनिस्टर मानिए तो स्टेट के लिए अच्छे डिसीजन, अगर आप डीएम मानिए अपने आप को तो शहर के लिए अच्छे डिसीजन। लेकिन एक जनता की तरह सोचेंगे शायद उतना अच्छा ना सोच पाए आप, लेकिन डीएम बन के सोचेंगे शहर के लिए तो आप अच्छा सोच पाएंगे। तो अपनी सोच को एक्सट्रीम पर मानते हुए कि अगर आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं, आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो आप क्या एक्शन लेंगे जिसमें मास का बेनिफिट हो, वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन। अब बताओ इसमें कौन सा आपको पढ़ना है? कोई टॉपिक बता दीजिए जो हम बात करें आपको पढ़ने की जरूरत पड़े। कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कंक्लूजन, कंक्लूड करना। हमने चिल्ला के बोला आपसे, हमने कहा इसका मतलब ये जो 50% वाले ही बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएशन मस्ट है। तो कंक्लूजन हो गया, जिसका ग्रेजुएशन नहीं है फॉर्म नहीं भर सकता। बताओ कौन सा एग्जाम दे रहे हैं हम तो नहीं एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल है। आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट की हम बात करते हैं। आर्गुमेंट क्या है? बहस करना। बहस दो तरीके के लोग करते हैं, सिद्ध करना। बहस दो तरीके के लोग करते हैं, एक जिनको ज्यादा नॉलेज होती है या एक इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, जब वो बोलते हैं तो उनके बात को कोई वजन नहीं देता, वेटेज नहीं देता। कहता है लॉजिक तो बताओ कि ऐसा क्यों, रीजन नहीं है, रीजन नहीं है आपके पीछे। तो जब उसके पीछे रीजन बेस जुड़ जाता है, कन्विंसिंग। हम जैसे अपने बचपन की बात करें, हमने मम्मी से कहा कि हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, मम्मी ने कहा कि क्यों नहीं जाओगे, तो हमने कहा आज मेरा मूड नहीं है। ये कन्विंसिंग, तो मम्मी ने मूड बना दिया मेरा। आपकी मम्मी ने भी मूड बनाया होगा, कैसे बनाया ये पता नहीं, जरूरत नहीं है इस स्टूडियो में। लेकिन अगर हमने मम्मी से कहा आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो मम्मी ने लॉजिक माना। बताओ कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे थे हम? क्या हम पीओ की तैयारी कर रहे थे बचपन में? लेकिन लॉजिक हमने ऐसा दिया, वही आर्गुमेंट है। कोई ऐसा पॉइंट बता दो, हम तो कह रहे हैं डिबेट करे हमसे, कोई भी दिन भर करे बात की, हमसे डिस्कशन करता रहे, मजा आता है हमको भी। हमें डेली लाइफ से रिलेटेड चीजें लगी हमेशा ये, इसलिए हमें इसको कभी पढ़ा ही नहीं, हमें इसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया, ये हमारा ही पार्ट है। दूसरे का पार्ट लोगे तो झिझकोगे ना, 10 रुपए तुमसे लेने हो तो सोचेंगे एक बार, हमारे पास तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमने माना ये लॉजिकली नहीं मेरा ही पार्ट है, जब हमारा हो गया तो फिर हमारे लिए कोई तकलीफ रहती नहीं है। चलिए, तो लॉजिकल रीजनिंग को लेकर जो एक माइंडसेट बनता है कि बहुत मुश्किल है, वो पहले निकालिए। सर का कहना है बिल्कुल सही बात है, हम डे टू डे लाइफ में पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते हैं सर, और उसको वैसे ही हैंडल करिए, फ्लो के साथ चलेंगे, आराम से आप इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़े हमेशा। तो अब हम सर इस स्टेज पे आ गए इस सेशन के लास्ट में, और यहाँ हम IBPS RRB के रीजनिंग वाले जो प्रीवियस ईयर पेपर की एक समरी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, तो आइए चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर पेपर में जो जैसे RRB का जो क्लैरिकल प्रीलिम्स था और मेंस, फिर RRB का ही PO का प्रीलिम्स और PO का मेंस, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, वो थोड़ा देख लेंगे। जैसे सर कह भी रहे थे, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई प्रिपरेशन करें तो उसके पहले ये देख लें कि किस टॉपिक की किसी भी सब्जेक्ट में क्या महत्व है, तो वो जानना जरूरी है। सर स्टार्ट करते हैं RRB क्लर्क प्री से। सबसे पहले देखिए, इसमें आप देख सकते हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। अब इसमें आप देख सकते हैं वैरायटी भी किस तरह की, 8% हमारा फेसिंग इनसाइड एंड हमारा आउटसाइड। थोड़ा सा क्या हुआ, डिफिकल्ट बढ़ गया। रीजन क्या हुआ कि जब हम एक साइड देखते हैं तो हमारे लिए स्ट्रेटजी बनाना थोड़ा अलग हो जाता है, जब दोनों तरफ होता है तो थोड़ा एक मुश्किल, जिसको हम कह सकते हैं एक इजी लेवल से थोड़ा हटाकर मॉडरेट लेवल पर अप्रोच किया गया। बाकी पजल का जो स्टैंडर्ड था वो आसान था, मॉडरेट था, और क्वेश्चन नंबर 5 है। बॉक्स की पजल आई, अब पजल से रिलेटेड ही हो गया। बॉक्स की पजल हो गई, इसमें 7 बॉक्सेस अरेंज, वन अबव वन अंदर, मॉडरेट लेवल हो गया। इसमें कोई मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट इजी, दोनों सिंपल, अगर इजी लेवल ही कहेंगे इसको। 5 क्वेश्चन हो गए इससे रिलेटेड। फिर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन 9 फैमिली मेंबर, जैसे आप बता रहे थे कि वो फैमिली ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं पजल फॉर्मेट में, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे 3 सवाल उससे रिलेटेड पूछेगा। देन सिलोजिज्म, सिलॉग से रिलेटेड 5 सवाल, ओनली ए फ्यू के, ओनली ए फ्यू का क्वेश्चन। ये आजकल सर बहुत ज्यादा आसान है। देखो जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब लोगों को जरूर लगा कि कैसे करें, लेकिन फिर लॉजिक की बात करोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। रटने की बात नहीं है, लॉजिक समझिए, वेन डायग्राम से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करें। बल्कि अब तो ओरल भी अप्रोच लोग करने लगे हैं। बिल्कुल सही है। इनइक्वालिटी आप देख ही रहे हैं, सिंपल इनइक्वालिटी आई थी, 5 से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे इसमें। डायरेक्शन डिस्टेंस हमने आपको बताया था,
इससे रिलेटेड देखिए एक दो आपने कहा था क्वेश्चन, 1 से 2 3 सवाल, हाँ, एक क्वेश्चन आया था इसमें। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया। ये हम केवल इसकी Easy बात level नहीं का कर रहे मतलब, हैं हाँ। कि हमने इसको देखा हुआ है, हाँ। ये ट्रेंड है। इसी तरह के क्वेश्चन आप पिछले 2 साल के भी देखेंगे ना, जी जी। तो इसी में एक दो क्वेश्चन का अंतर मिल सकता है, और उसका हाँ। पीछे लॉजिक बताया। अल्फा न्यूमेरिक लोगों को बराबर जगह पे इकट्ठा कर देती है, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक जिसमें किसी ने भी कमांड नहीं कर सकता, वहीं पर स्ट्रेटजी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जी, बिल्कुल। क्योंकि नंबर पता नहीं, लेटर पता नहीं, और सिंबल पता नहीं सिंपल कितने पता होंगे। 5 सवाल सर यहाँ से पूछे गए थे। बिल्कुल। इसके बाद लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी एक तरीके से 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन, ये भी एक पजल का ही पोर्शन हो गया जी, एक जी, तरीके जी। से। फ्लोर पजल आ गई, हाँ। फ्लोर पजल से 3 रिलेटेड सवाल। क्वेश्चन हो गए, 3 सवाल पूछे। देखिए हमने क्या बताया था आपको, हाँ, कि 3 कई बार क्या होता है कि पजल क्वेश्चन, छोटे, हाँ, मैच करने के लिए कि हाँ। हम उतने टॉपिक कवर कर पाए, हाँ। 5 क्वेश्चन पजल दे दिए और सब में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, हाँ। तो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाए। इसलिए 3-3 क्वेश्चन का बंच और 2 का क्वेश्चन बन के बनाया जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया। जी। ऑर्डर रैंकिंग से कोडिंग डिकोडिंग हमने बता दिया। एक दो सवाल question यहाँ पे कोडिंग डिपेंड डिकोडिंग करता है, कभी शिफ्ट में क्या होता है, कभी एक शिफ्ट में क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का एक पूछा गया, हाँ, अगले किसी में में 2 2 करके डायरेक्शन का एक कर दिया, हाँ, डिपेंड करता है थोड़ा इस बहुत तरह। चेंजेस जो। फिर इसी सर तरह ऑर्डर एंड रैंकिंग से एक सवाल पूछा एक गया सवाल था। पूछा गया, ये एक प्रीवियस आरआरबी क्लर्क प्री का लास्ट ईयर का और ये पेपर। सर आजकल इसका फॉर्मेट वही है कि 5 लोग हैं, अलग अलग लोगों की हाइट है, जो ऑर्डर बस, से बस, रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल, जैसा उसी एक type प्योर का प्योर एक रैंकिंग से Comparison। रिलेटेड होता है, ऑर्डर जी। रिलेटेड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए सर, क्लर्क मेंस का पेपर हम लोग देखते हैं, उसका ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना, तो सारे हम आप टॉपिक कह सकते हैं सीटिंग, ऑलमोस्ट सिलोजिज्म, मशीन इनपुट, पजल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, पजल, हाँ। सिटिंग अरेंजमेंट, बढ़ाइए पजल। आप बताइए, कोई चेंज बहुत ज्यादा, बस थोड़ा सा क्या होगा, हाँ। लेवल का डिफरेंस 19-20 हो सकता है। जी, बिल्कुल। क्लरिकल को अगर हम प्री को बेस बनाएं तो उससे मेंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। हाँ। ठीक है ठीक है सर। सर, इसके बिल्कुल। बाद आरबी आरआरबी पीओ प्री और क्लर्क प्री में सर मुझे लग रहा है फॉर्मेट वाइज तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। रीजन उसके पीछे हम बार बार कह सकते हैं, हाँ। 45 मिनट्स 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं टफ करने की, हाँ। और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, नया टॉपिक नहीं डाल सकते हो। इसलिए आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग हमने जैसा बताया। अब इसमें क्या हुआ, पीओ का पेपर आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का सब्स्टिट्यूशन वाली, substitution, गुड गर्ल, extend, उस टाइप उससे भी हो सकता है, और थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हाँ। लेवल को बढ़ा सकते हैं। जी, जी, जी। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का, क्योंकि ये भी एक ऐसा पोर्शन होता है जो नया होता है, जितनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे आपको फायदा मिलेगा। पजल रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सिलॉक्स मंथ वाला जो पजल होता हाँ, है, 9% आजकल है। बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, 5 क्वेश्चन बिल्कुल है। सिलोजिज्म रिलेटेड क्वेश्चंस, 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, कभी 2 हैं 3 हैं, कंक्लूजन 2 कर दिए तो आसान हो गया, 3 कर दिए तो और ओनली अ फ्यू, इसमें भी वही only a few ट्रेंड में रहा। कभी कभी हो सकता है इसमें 4 कंक्लूजन दे दें, जी जी, कॉम्बिनेशन दे दें, डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं देंगे जिससे कि कहीं आपको सॉल्व करने में परेशानी, यानी बहुत ज्यादा सोचना पड़े। जी जी, बस तुरंत देखा, क्लिक किया, आंसर हुआ। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब वही अल्फा दो न्यूमेरिक, क्वेश्चन सर यहाँ से आए थे। इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज से इसमें क्वेश्चन की संख्या केवल 2 दिख रही हाँ, है। 2 वो तो देखिए डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है। हाँ। अब इसमें अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज दी गई है, हाँ। इसमें अल्फा न्यूमेरिक ना देखे, पेयरिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए, जी। जैसे पेयर ऑफ द लेटर्स दिया गया, हाँ। नंबर असेंडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हाँ। ऐसे भी दिया गया। तो हाँ। ऐसे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आसान बनाया गया है तो क्वेश्चन कम पूछ लिएगा उसमें, पजल क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आरआरबी पीओ मेंस की बात करते हैं अब हम। ये पेपर है सर 25 सितंबर 2021 का, हाँ। पीओ मेंस का। इसके पहले भी सारे पेपर जो थे, हाँ, वो आप उसका देख सकते हैं। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्री 8 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 का पेपर था ये। इसी तरीके से हाँ, आप चलाइए सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस 17 अक्टूबर 2021। तो हम लोग मेंस पे आ जाते हैं। कंबाइंड लॉजिकल, जैसा कि हमने बताया, लॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, एजम्पशन, वीक आर्गुमेंट, सब मिक्स करके जो मिक्स करके कंबाइंड लॉजिकल जैसे आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डेटाबेस हमने आपको बताया, लॉजिकल के अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, बस उसको बेस बनाइए, बाकी कोई समस्या किसी तरीके की नहीं। डेटा सफिशिएंसी से 5 सवाल। और ये डेटा सफिशिएंसी हमने आपको पहले ही बताया था कि सारे चैप्टर्स का मिक्सचर है, हाँ, बस उसको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है कि वहां पर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 2 या 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपसे इससे रिलेट करके आंसर बनाने की कोशिश करिए। ब्लड रिलेशन में इसमें फैमिली ट्री वाला ही आया था। हाँ, दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए। स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, बिल्कुल है। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल से रिलेटेड पोर्शन ये भी हो गया। डेटा सफिशिएंसी,
सिलॉक से रिलेटेड इजी लेवल क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर टफ कर देंगे, कुछ पार्ट पोर्शन आसान करेंगे, कुछ थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे। डायरेक्शन डिस्टेंस रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा अल्फाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल जैसे प्रोसेस होता है वैसे 2 क्वेश्चन इसमें और पजल रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो ऑलमोस्ट 50% पोर्शन पजल का बेस हो गया। बाकी 2-4 क्वेश्चन घूम घूम के सब ऐसे ही होते हैं। हाँ, कुल मिला के लेवल आसान होना है और अप्रोच होना है। बाकी बसंत सर जैसा आप बताएं। जी बिल्कुल सर, तो आज के लिए बस इतना ही है आज के इस एपिसोड में। उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों ने आपको एक बेहतर गाइडेंस जो है प्रोवाइड कराई होगी। इन केस आपका कोई सवाल होता है तो इस वीडियो के लिंक में आपको एक क्वेरी फॉर्म मिलेगा जहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं और आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको उसके आंसर जरूर मिल जाएंगे। रीजनिंग को लेकर कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक रीजनिंग एक्सपर्ट सर का एक्सपर्टीज लंबा समय हो ही गया, 25 ईयर्स सर हमारे ख्याल से पढ़ाते हुए हो गया होगा। तो सर अगर इतने लंबे समय तक पढ़ाए हैं, ओवर द पीरियड उन्होंने देखा है कि किस तरीके से एग्जाम में चेंजेस हुए हैं, तो एक बेहतर गाइडेंस आपको मिली होगी। और ये उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि मैं जैसा फील कर रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जो पॉइंट्स आपने जैसे पजल को लेकर बताए वो बहुत लिटरली बहुत यूजफुल पॉइंट्स हैं। लॉजिकल को लेकर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल ट्रिकी पार्ट है पूरे रीजनिंग का, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट कर दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो से मदद जरूर मिलेगी। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाय बाय एंड टेक केयर। सी यू नेक्स्ट डे। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है, अगले सेशन में आपसे मुलाकात होती है। आप खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें और ईश्वर करे आप सफल हो जाएं। थैंक यू।